नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता है कि वर्तमान में जो परीक्षाएँ हो रही हैं उनमें करंट अफेयर्स के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। तो और स्टैटिक्स तो आप लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन एक बार करंट अफेयर्स का हर्डल रहता है कि कहाँ से कवर किया जाए, क्या कवर किया जाए, कौन कौन सी अप्रोच होनी चाहिए मैं करंट अफेयर्स को कवर करते समय, जिससे कि हम अधिकांशतः सवालों को सही कर पाएँ, है ना। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने दैनिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक छोटा सा प्रयास किया है। इसमें हम प्रतिदिन के वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और बहुत कम समय में कवर करेंगे, लेकिन उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पॉइंट्स के फॉर्म में आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है, स्टेटमेंट के रूप में बनाकर पूछ लिया जाता है। हमारी कोशिश ये रहेगी हम उन सब चीज़ों को उसी तरह कवर करें जैसे कि आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी समय गंवाए, क्योंकि समय सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, कीमती है, क्योंकि आपको अन्य विषयों पर भी समय देना होता है ना। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। और आपके ऑप्शंस क्या हैं। आपके ऑप्शंस ये हैं 14 अगस्त, 15 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त। बताइए किस दिन मनाया जाता है। दरअसल विभाजन विभीषिका दिवस जो है ना वो 14 अगस्त को मनाया जाता है, 14 अगस्त को। इसके बारे में आइए थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस या विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को उन सभी लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी जान गंवा दी थी, ठीक है। इस दिन की जो घोषणा हुई थी 2021 में हुई थी और किसने की थी, प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है। बताइए आपको क्या नाम है। आपके ऑप्शंस ये हैं आदित्य 1, सूर्य मिशन, आदित्य L1, भास्कर 1 मिशन। इनमें से जो आपका सही जवाब है वो आदित्य L1 मिशन है। यह सूर्य के लिए भेजा जाएगा, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। सूर्य के अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले पहले भारतीय, दरअसल ध्यान रखिएगा पहला भारतीय मिशन आदित्य L1 है जो अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। इसरो की ओर से बताया गया है कि UR सैटेलाइट जो सेंटर कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, वहाँ पर तैयार किया गया था इसको। और इस सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर पर पहुँचा दिया गया है, ठीक है। और इस सैटेलाइट को सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित किया जाएगा। दरअसल ऐसे 5 बिंदु होते हैं जिन पर सैटेलाइट को स्थापित किया जाता है, जिससे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाएँ बहुत आसान तरीके से, है ना। के पास लैग्रेंज पॉइंट L1 के पास प्रभामंडल कक्षा हॉलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। दरअसल ये चीज़ आपको नहीं ध्यान रखना है। ये मिशन किसके द्वारा भेजा गया है, कहाँ से भेजा गया है, मिशन का नाम क्या है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उनमें से एक है किस जगह पर स्थापित किया जाएगा, तो लैग्रेंज पॉइंट L1 के पास स्थापित किया जाएगा। ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। तो कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस ये हैं 10 से 15 अगस्त, 10 से 12 अगस्त, 13 से 15 अगस्त और 14-15 अगस्त, ठीक है। बताइए किस दिन आयोजित किया जा रहा है। आपका जो सही जवाब है वो 13 से 15 अगस्त के बीच में ये हर घर तिरंगा अभियान चालू किया जा रहा है। ऐसा क्यों चालू किया जा रहा है, आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में 13 से 15 अगस्त के मध्य आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर harghartiranga.com पर अपलोड करने को कहा है ना। ये चीज़ें हैं जिससे लोग अपने आप में राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ सकें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और अखंडता को सुनिश्चित किया जाए, भाईचारे की भावना को बढ़ाया जा सके। बहुत सारे बहुधार्मिक जो भाषाई लोग भारत में निवास करते हैं
वो सभी लोग कुशलतापूर्वक रह सके, किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो, है ना। ये सारी चीज़ें एक देश के समुचित विकास के लिए ज़रूरी होती है ना। तो ये अगला सवाल देखते हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे चुना गया है? आसिफ अली जरदारी को, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ममनून हुसैन को। तीसरा है अनवारुल हक काकर को। तीसरा है इमरान खान को। दरअसल इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है अनवारुल हक काकर को। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अनवारुल हक काकर को नियुक्त किया गया है। यह निर्णय निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी द्वारा, राष्ट्रपति कौन है इस समय पाकिस्तान के? तो आरिफ अलवी द्वारा पाकिस्तान की संसद को भंग करने के 3 दिन बाद लिया गया है ना। तो ये अगला सवाल देखते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 जो है 17 से 19 अक्टूबर तक किस शहर में आयोजित की जाएगी? और आपके ऑप्शंस कौन से हैं? बेंगलुरु में, दिल्ली में, चेन्नई में, ग्रेटर नोएडा में। बताइए कहाँ पर आयोजित की जाएगी? दरअसल ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है ना, वो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी 17 से 19 अक्टूबर तक, है ना। इसके बारे में आइए थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 17 से 19 अक्टूबर तक प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित किया जाएगा इसे। और 21 राजदूतों, उच्चायुक्तों और उप उच्चायुक्तों, व्यापार आयुक्तों और अन्य 23 अन्य राजनयिकों सहित 40 से अधिक देशों की भागीदारी से यह बैठक आयोजित की जाएगी, है ना। इसमें 2023 में वैश्विक रुचि को रेखांकित किया जाएगा। मतलब इसमें जो GMIS है, इसमें वैश्विक रुचि कितनी है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी, ध्यान रखा जाएगा। GMIS 2023 एक प्रमुख समुद्री क्षेत्र केंद्रित कार्यक्रम है जो अवसरों का पता लगाने, चुनौतियों को समझने और भारत के समुद्री क्षेत्र के भीतर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग के प्रमुख हस्तियों को एक साथ लेके आता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो यह है, आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? आयुष मंत्रालय जो है किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? तो किसके साथ मिलकर कर रहा है? आपके ऑप्शन ये हैं, नीति आयोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन और एम्स के साथ। बताइए किसके साथ मिलकर? दरअसल जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है। इसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और उसको देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आयोजित और आयुष मंत्रालय की सह मेजबानी में पारंपरिक चिकित्सा ट्रेडिशनल मेडिसिन पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 18 अगस्त 2023 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाए। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर ग्लोबल समिट है, ये कहाँ होने वाली है? ये गुजरात के गांधीनगर में होने वाली है। ध्यान रखिएगा कब होने वाली है? 17 से 18 अगस्त 2023 को होने वाली है। वर्ष 2022 में WHO ने भारत सरकार के सहयोग से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो वो WHO के सहयोग से की गई थी और भारत सरकार के सहयोग से। ठीक है, और कब की गई थी? 2022 में की गई थी, है ना। अगला सवाल देखते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना, नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की शुरुआत किसने की है? मतलब DBT जो होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की शुरुआत किसने की है नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना में? तो अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल जी, श्री स्मृति ईरानी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी। इनमें से कौन से जो मंत्री हैं उनमें से किसने शुरुआत की है इसकी? तो इसकी शुरुआत की है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की शुरुआत की है।
यह योजना पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि नीति विकास को शामिल करने के लिए कुशल कार्यबल सर्वोपरि है। उद्देश्य इसका क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कल्पना के अनुसार प्रशिक्षुता कौशल को महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ सीखने के दौरान कमाई को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह हमारा प्रयास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके इस छोटे से सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए बहुत सारी और अन्य छोटी छोटी जो योजनाएं हैं मेरी, मैं उन्हें आपके सामने लेकर आ पाऊँगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। केंद्र ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के प्रक्षेपण के लिए किस राज्य में एक नए स्पेस पोर्ट, मतलब स्पेस पोर्ट क्या है, जहां से इन उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है ना, की स्थापना को मंजूरी दी है? किस राज्य में मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर दी गई है बताइए आप? दरअसल ये मंजूरी दी गई है तमिलनाडु में। ठीक है, ताकि इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। केंद्र ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के प्रक्षेपण के लिए तमिलनाडु के कुलशेखरीपट्टम में एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना को मंजूरी दी है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में तकनीकी व्यवहार्यता और सीमा सुरक्षा बाधाओं के अधीन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लॉन्च गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक स्पेस पोर्ट के उपयोग का प्रावधान किया गया है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? किस देश ने जीता है बताइए? दरअसल इस सवाल को कल के करंट अफेयर्स में भी शायद कवर किया गया था, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा इससे, है ना। तो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का जो ट्रॉफी हुई थी उसका खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? भारत, मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल। इनमें से किस देश ने जीता है बताइए? दरअसल इसे अपने प्यारे भारत ने जीता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में मलेशिया को हराकर, मलेशिया जो उसका प्रतिद्वंदी था फाइनल में, कौन था? मलेशिया था, 4-3 से हराया था उसे और टाइटल, ये इसका फाइनल का खिताब जीता था। इस जीत के साथ भारत अपने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में 3 बार के चैंपियन पाकिस्तान से आगे निकलकर सबसे ज़्यादा सफल टीम बन गई है और भारत का यह 4थी बार फाइनल जीता है भारत ने। ठीक है, और आज का ये हमारा लास्ट सवाल है ना, तो आइए देख लेते हैं इसे भी। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया है? क्या है सवाल, एक बार फिर से देख लें। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाए हैं? तो किसने बनाया है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? ईशान किशन ने, तिलक वर्मा ने, यशस्वी जायसवाल ने, शुभमन गिल ने। किसने बनाया है ऐसा? दरअसल तिलक वर्मा ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं जानकारी। भारत के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने T20 में अब तक 7 छक्के लगाए हैं और सबसे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने भारत के लिए 20 या कम उम्र में 4 छक्के लगाए थे। ठीक है दोस्तों, आज का ये हमारा करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है और आप इसे रिवीजन करिएगा, कई बार देख लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा हो सके तो, है ना। फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद है तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। बहुत सारा मोटिवेशन हमें मिलता है, जिससे हम आपके लिए और सारा कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।